हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त चल रहा है आपका ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पर। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो काफ़ी टाइम हो गया, आज काफ़ी लेट हो गए क्योंकि हमारे चैंपियन साहब आ चुके हैं। हमारे चैंपियन साहब आ चुके हैं। रक्षाबंधन है ना, कल है, हाँ शायद कल रक्षाबंधन है। तो बहुत मुश्किल से उनसे समय निकाल कर, छोटा बच्चा छोटा भाई है, तो बैठे हैं, अब देखते हैं। और शायद अभी टेक्स्ट बुक का भी चल रहा है ना, टेक्स्ट बुक का भी सीजीएल का लाइव मॉक है शायद आज, वो भी देना है। फिर इसका एनटीपीसी के सीबीटी 2 का भी मॉक देना है। सीबीटी 2 का 1.5 घंटे का है, तो शायद उसको तो कल ही देखेंगे। आज अगर हो सका पॉसिबल, जो कि मुश्किल ही लग रहा है, तो टेक्स्ट बुक वाला देख लेंगे सीजीएल का, बाकी तो देखते हैं। ठीक है। चलो फिर आज शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट को। बाकी आप सभी को पता है आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, टेस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर लाइव टेस्ट के जो सेक्शन होता है, लाइव टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे लाइव टेस्ट चलते हैं, तो सीजीएल का आपको दिख जाएगा चलता हुआ। ठीक है। एडिक्विटी पैटर्न बेस है, यहाँ पैटर्न बेस है ना। आप सभी को पता है नया पैटर्न जो आया है एडिक्विटी का, उसमें पैटर्न चेंज हुआ है पहले से। ठीक है। और हाँ, बाकी इससे पहले के जो मॉक टेस्ट है ना, प्रीवियस मॉक टेस्ट, हर संडे को या फिर जब भी अपलोड होते हैं हम उन सभी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इससे पहले के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, नीचे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। ठीक है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इससे पहले वाले मॉक टेस्ट है ना, उनका भी सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का मॉक टेस्ट। देखिए पैटर्न चेंज हो चुका है ना, तो इनका इंटरफेस भी चेंज कर दिया इन्होंने। चलिए, फुल स्क्रीन हो चुकी है आज तो भाई। आज इसमें ऊपर नीचे का कुछ सीन नहीं है ना, वरना तो ऊपर नीचे थोड़ा दिखता है इसमें। आज ये फुल स्क्रीन हो चुकी है, तो सही है, ये वाला इंटरफेस ठीक है इनका। अच्छा, बाकी ये जूम भी कर सकते हो आप। अच्छा, जूम करने का भी ऑप्शन है, माइनस भी कर सकते हो, ये ठीक है। चलो फिर हाँ, शुरुआत करते हैं। बाकी आप सभी को पता है मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं जीके जीएस शुरुआत में 5 से 6 मिनट में करता हूँ, फिर इंग्लिश को करता हूँ 10 मिनट के अप्रॉक्स, फिर रीजनिंग के लिए रखता हूँ 15 से 16 मिनट, उसके बाद मैथ्स को करता हूँ 28 से 30 मिनट में। ठीक है, ये मेरा रहता है पैटर्न करने का। बाकी आपकी जो अप्रोच है वो आप अपनी वही जो मॉक टेस्ट में फॉलो करते हो वही एग्जाम में फॉलो करना। ठीक है। तो मैं सबसे पहले करूँगा जीके जीएस के सेक्शन को, जो कि ऑप्शन कह रहा हूँ सेकंड नंबर पे ही। ठीक है। इसको करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से 5 मिनट में। और आपको पता है एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न पर आधारित है, तो थोड़ा सा लेंदी भी होगा, तो टाइम का भी ध्यान रखेंगे ना। कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। फ्यूज़ एक सुरक्षा उपकरण है, साइंस का क्वेश्चन है ये। विद्युत परिपथों में क्या होता है, फ्यूज का गलनांक उच्च होता है, फ्यूज सर्किट के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ओवरलोडिंग से बचाता है। ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग से तो बचाता ही है, साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, गलनांक उच्च होता है, फ्यूज का गलनांक उच्च होता है। फ्यूज का गलनांक उच्च नहीं होगा, निम्न होगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेकोर त्योहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इस कथन के बारे में देखना है तो ऑप्शन नंबर चेक करना पड़ेगा। शेरगांव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आ, गेलोंग दोयोंग तेंजिंग नामक एक भिक्षु ने शुरू किया, ये सब पता नहीं क्या है चेकोर। तो चेकोर के बारे में पता ही नहीं है, तो उसको छोड़ो ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे भाई साहब आ गए थे, बहुत मुश्किल से भेजा, मुश्किल से नहीं मतलब भेज दिया। घुड़सवारी में निम्नलिखित में से किसे 3 स्टार ग्राम प्री प्रतियोगिता किसने 3 स्टार ग्राम प्री
प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय राइडर बनकर इतिहास रच दिया है? ये शायद आया था अभी किसी मौके में, शायद दिव्य कीर्ति सिंह राठौर, शायद ये थे अभी, शायद किसी मौके में भी आया था ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला अधिवेशन 1885 में, बिल्कुल सही। कलकत्ता में नहीं, बॉम्बे में, बॉम्बे में आयोजित हुआ था, पहला गलत है। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण नहीं, बीसी बनर्जी ने की थी, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, कौन सा सही है? कोई सा भी सही नहीं है, तो ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, आपको याद हो तो। अ, काफी पहले, उस वक्त मैं कौन से क्लास में था, तो 12 में जीता होगा आई थिंक। 16 से तो बहुत पहले की बात है, 14 में तो ओलंपिक हुआ ही नहीं है। चंद्रयान 4 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चंद्रयान 4 का लक्ष्य चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाना है, वहाँ से नमूने लेके आने ना हमको, तो शायद ये सही है। इस मिशन में 2 अलग अलग रॉकेट का उपयोग किया शामिल होगा, ये तो सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चंद्रयान 4 में 5 अंतरिक्ष यान मॉड्यूल होंगे। नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल उपन्यास द क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? अगेन नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे ना, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको तेजी से आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? अंत्योदय अन्न योजना का हिस्सा बनने वाले परिवार इसके पात्र हैं। अंत्योदय अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, अच्छा वो 5 किलो वाला राशन वाला सीन है ना। प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलता है, और ए वाई, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को 35 किलोग्राम मिलता है, ये वाली तो डेफिनेटली 100% सही है, बी स्टेटमेंट। योजना चावल गेहूं और मोटे अनाज अनाज प्रदान करती है, तो सी बी आई थिंक सही है। अंत्योदय अन्न योजना का हिस्सा बना है, ठीक है, ये तीनों ही सही होंगे। वैसे मोस्टली जब यूपीएससी में से इस योजना बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के प्री में, तो उसके मोस्टली सारे स्टेटमेंट ठीक होते हैं, मोस्टली अगर योजना वगैरह है तो। एनएनपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना। एनएनपी की गणना जीएनपी से मूल्यह्रास, तो एनएनपी मतलब माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है, तो ये खत्म। एनएनपी राष्ट्रीय आय के समान है, एनएनपी नेशनल इनकम नहीं होता, जीएनपी होता है ना आई थिंक नेशनल इनकम, तो ये तो गलत है, बी ऑप्शन गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहचान करें कौन सा कथन सही है। एनटीपीसी लिमिटेड एक महारत्न सीपीएसई है, एनटीपीसी तो महारत्न है, तो ये तो सही होना चाहिए। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न है, ग्रामीण विद्युतीकरण नगर लिमिटेड एक महारत्न है। इसका भी कोई आइडिया नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। आयुष्मान सहकार योजना की नहीं है विशेषता कौन सी? स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी समितियों की सहायता करना, सहकारी अस्पतालों के लिए अस्पताल उपकरणों का वित्त पोषण, स्वास्थ्य बीमा के लिए व्यक्ति को प्रत्यक्ष वित्त पोषण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम वित्त पोषण। प्रत्यक्ष वित्त पोषण सहकार योजना में अस्पताल उपकरणों का वित्त पोषण, सहकारी समितियों का, शायद ये सी के साथ ही जाते हैं ना। अब कितने क्वेश्चन स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली उपस्थिति के संबंध में कौन से कथनों पर विचार करना है? भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1510 में डी अल्बुकर्क ने के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा किया था, बिल्कुल सही बात है। पुर्तगाली भारत में व्यापारिक चौकी स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय थे, पहले ही थे ना यूरोपीय, तो ये वाले पुर्तगाली, ठीक है, तीनों चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सेवा आयोग, राज्य सेवा क्या, राज्य लोक सेवा आयोग है क्या ये? अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राज्य लोक सेवा आयोग का होता है 6 साल 62, और संघ लोक सेवा आयोग का होता है 6 और 65। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। इनमें आमतौर पर पोटाश की मात्रा अधिक होती है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम होती है। जलोढ़ की तो सबसे खास बात यह है कि पोटाश भी अधिक होती है और फास्फोरस भी अधिक होती है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। भांगर नया जलोढ़ है, बिल्कुल गलत है, भांगर थोड़ी है, खादर होता है ना नया जलोढ़, तो ये गलत है, दोनों ही गलत है। आसान से सवाल था ये तो, ज्योग्राफी का बेसिक। कौन से कथन सही है? सार्क का पूर्ण रूप दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय क्षेत्रीय सहयोग संघ, इंग्लिश में देख लेते हैं ना इसको, इंग्लिश में सही होगा ये, साउथ एशियन नेशन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कॉपरेशन, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। ठीक बात है। स्थापना
85 में दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, बिल्कुल सही है। 85 में की थी ना इसकी स्थापना। शायद 85 में ही की गई थी। ठीक है। सुमेलित करना है झेलम, रावी, सतलुज और गंगा। तो 4 का तो डी होना चाहिए, गंगा उत्तराखंड से निकलती है, तो ये ऑप्शन तो दोनों खत्म। सतलुज आपकी तिब्बत से निकलती है, सतलुज 3 का बी होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करना है? मुख्यमंत्री राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी है, बिल्कुल सही है। नॉमिनल हेड कौन होता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही, उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है इसको। दोनों ही कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही बताना। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार इतने में हुआ? पता नहीं। बास्केटबॉल खेलने वाली प्रत्येक टीम में 6 सदस्य हैं। 6 नहीं होते, शायद 5 होते हैं, तो सेकंड तो गलत है। फर्स्ट के साथ चले जाते हैं, सही हो क्या पता। पुलकेशिन सेकंड के संबंध में कथनों पर विचार करें। पुलकेशिन सेकंड ने चालुक्य साम्राज्य का उत्तरी भारत में विस्तार किया। पुलकेशिन ने उत्तरी भारत में विस्तार किया। उसने हर्षवर्धन को हराया, नर्मदा नदी को एक प्रमुख सीमा के रूप में स्थापित किया। हाँ, नर्मदा नदी से नीचे थे ना, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा तो सही है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण का श्रेय उसे नहीं जाता है। राज राजा है ना, तंजावुर का मंदिर बहुत फेमस है, पूछा जाता, तो ये भी गलत है। तो ओनली सेकेंड ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। गलत कथन की पहचान करनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र के ठाणे जिले की जनसंख्या भारत के सभी जिलों में सबसे अधिक है। ठाणे की नहीं है शायद, यूपी का इलाहाबाद आई थिंक। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम के चंपाई जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक। नहीं, चंपाई नहीं, शेरचीप करके है वो, शायद ऐसे करके कुछ जिला है। तो दोनों ही गलत है, तो एक और दो, दोनों ठीक है। चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आधार कौन सा मौलिक अधिकार था? किस मौलिक अधिकार के का हवाला देते हुए इसको रद्द किया गया था चुनावी बॉन्ड योजना? सूचना का अधिकार होना चाहिए ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सबको, गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए, इसलिए तो उन चीज़ों को पेश किया गया खोल के एकदम, मतलब पब्लिक डोमेन में लाया गया था ना सारे डेटा को। शाहजहां ने शाहजहां ने 1631 में अपनी पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाया था। पत्नी के लिए क्या? ये तो सबसे फेमस चीज़ है, इसको कैसे आप भूल सकते हो। कौन सा सही है? जानवरों का वह समूह जिसने पहली बार एक वास्तविक सीलोम विकसित किया, एनालिडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थक क्षेत्र में नीति निर्माण और उच्च स्तरीय निर्णय लेने की गतिविधि शामिल है। उच्च स्तरीय निर्णय लेना फोर्थ वाले में आता है, सही है। पंचभागीय क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी कौशल, बिल्कुल सही, दोनों ही चीज़ें सही हैं, दोनों ही बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1991 की नई औद्योगिक औद्योगिक नीति उन आर्थिक सुधारों के केंद्र में आती है जिन्हें 90 के दशक में शुरुआत में ही शुरू किए गए थे। इस नीति के औद्योगिक नियमन के निम्नलिखित में से किस पहलू में परिवर्तन किया गया? लाइसेंसिंग व्यवस्था में तो 100% परिवर्तन हुआ था, ये है भी यहाँ पे। औद्योगिक क्षेत्र का अविनियमन अविनियमन या नियमन किया गया था। डी रेगुलेशन, थोड़ी रेगुलेशन किया गया था ना इसका, तो दो तो गलत होना चाहिए, ये गलत ये गलत। 3 होगा, 5 होगा, अब 4 देखना होगा या नहीं। एकाधिकार, अवरोधक व्यापार और व्यवहार अधिनियम का उन्मूलन। एकाधिकार और अवरोधक व्यापार, एकाधिकार का तो अवमूलन किया ही गया था ना, तो शायद सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कर लिए? जनरल अवेयरनेस में हमने अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। एक आधे पे तुक्का लगा दो, लगाना है तो वो बाद में देख लेंगे ना, अभी आगे चलते हैं। इंग्लिश पे चलते हैं जल्दी से, देखो 12 मिनट बेफिजूल के 12 मिनट यार। करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, बस बस। बाकी इंग्लिश स्किप कर देना भाई, मेरी इंग्लिश बहुत बुरी है, तो इससे मत देखना इंग्लिश को। कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन अलग अलग लिखा है ना, कंपटीशन कंपटीशन, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वन वर्ड substitute an institution or system where the power is held by a small privileged group of people। स्मॉल प्रिविलेज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी नहीं, ओलिगार्की तरीके से एनार्की, बिल्कुल सही, ये सेकंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर अबाउट 30 years researchers have known that neurons dash certain genes when they are electrically active। 30 years researchers have known that neurons in half of turning tune in turn on, तो नहीं होना चाहिए। certain genes when they are electrically active, फिलिन होना चाहिए आई थिंक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इट वॉज हार्ड टू डैश हिज कैरियर एम्बिशंस, हार्ड टू रिकनसाइल रेमिशन मैंने किया इंसॉल्वेंट, इट वॉज हार्ड टू हिज कैरियर एम्बिशंस, रिकनसाइल होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस बनाना है इसका, तो द ऑथर वॉज पैसिनेटली क्राफ्टिंग द नॉवल, द ऑथर वॉज पैसिनेटली क्राफ्टिंग द नॉवल, तो वॉज आ रहा है तो वॉज बीइंग आना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्टर सेड एड्रेसिंग पॉवर्टी इज, रिपोर्टर सेड दैट टोल्ड नहीं आना चाहिए, ये क्या हो गया भाई, हाईलाइटर ऑन हो गया, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। सेड दैट एड्रेसिंग पॉवर्टी इज द की टू इम्प्रूविंग द हेल्थ, इज की जगह हेड तो नहीं आएगा, और वैसे भी ये नॉर्मल बात है, मतलब इसमें चेंज नहीं करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुहावरे वगैरह इनमें चेंज नहीं करते ना। द न्यू सॉफ्टवेयर विल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय, एक्टिव वॉइस बनाना है, विल हैव बीन, तो क्या आएगा, विल हैव बीन हट जाएगा, विल हैव इम्प्लीमेंटेड, विल हैव इम्प्लीमेंटेड, विल इम्प्लीमेंटेड, तो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई क्या आ गया ये इतना बड़ा क्वेश्चन, अच्छा पैसेज आ गया ना, हाउ डू वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टेलर्ड टू लोकल नीड्स, ये पूरा देखना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट टू एड्रेसिंग पॉवर्टी, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डायरेक्ट जाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टेलर्ड टू local needs can further enhance employability to be enforce strict eligibility to according to the passage, this is addressing poverty. Enhance employability, legal pay assistant. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। So contributed to poverty. So from the education, can the student the poverty, education, employment, healthcare, quality, opportunities, disparities, education, healthcare services, तीनों दे रखे, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज देख लेंगे, टाइम इतना नहीं है, अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, किसके बारे में बात चल रही है, पॉवर्टी के बारे में बात चल रही है। फंसिटिव रोल इमीडिएटली कैश लीफ, पॉवर्टी के बारे में बात चल रही है तो पॉवर्टी होना चाहिए, ग्लोरी पॉवर्टी तो नहीं होना चाहिए, तो इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्राइव का सिनोनिम क्या होगा, फ्लोरिश, मिटिगेट, मिनट, थ्राइव का फ्लोरिश होना चाहिए शायद। Studied the reports over the weekend so she could hit the ground running when the meeting began. She could hit the ground running when the meeting began. Findings in detail. Send her task properly. Be ready to work immediately on ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रोसीड, परमानेंट, रिकमेंड, दो एम आना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, द चीफ ऑफ पुलिस ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स टू cordon off the entire area. You will cordon off. Cordon off the entire area. Cordon off से शुरू होना चाहिए ना, I ordered you.
लेट्स गार्डन। तो बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज दी। ये भाई इतना नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेंदी क्वेश्चन है, क्या क्या है इसमें। द नेक्स्ट फेज तो नहीं आना चाहिए शुरुआत में। वंस द नेसेसरी मटेरियल, द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉइस्चर, न्यूनो फेल्टिंग इज अ। तो बी और सी से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। ए और डी, द कॉम्बिनेशन ऑफ इतना फैब्रिक क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग सरफेस इज अ मेटिकुलस एंड हैंड्स ऑन। ए से शुरुआत होनी चाहिए आई थिंक, ऑप्शन नंबर सी। एस्केलेट, सिनोनिम बताना एस्केलेट का। नहीं, एस्केलेट करना ट्रांस, इंटेंसिफाइड, शेपिंग, अलाइन, इंटेंसिफाई होना चाहिए ना। वन हु इज हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव, हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव, बेलिजरेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ही स्टेप्ड फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट द अवार्ड एंड सेड चीयरफुली, आउच। चीयरफुली के साथ आउच कैसे आ जाएगा भाई, तो ये गलत होना चाहिए ना, आउच। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द स्टूडेंट हु द प्रोफेसर, द स्टूडेंट हु द प्रोफेसर प्रेज्ड, whom the professor praised आना चाहिए ना, whom the professor praised। ऑप्शन नंबर सी। क्या करना है इसमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब। माई माई डॉग डोंट बार्क, माई डॉग डोंट थोड़ी आएगा, डॉग के साथ तो डज आएगा ना, डजंट बार्क। ऑप्शन नंबर सी। शी कुडंट शेक द overwhelming sense of regret as she reflecting on the choices that had led, reflecting on as she has couldn't had। पास्ट है तो रिफ्लेक्टेड आना चाहिए ना, तो रिफ्लेक्टेड तो एक में आ रहा है, वर रिफ्लेक्ट ऑन द चॉइसेस, रिफ्लेक्टेड ऑन द चॉइसेस आना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर बताना है इसमें। डिड शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द गिवन डेडलाइन और डिड अनफोर सीन circumstances hindered her progress toward finishing it on time, hindered her progress, complete project within the given deadline, unforeseen circumstances hindered her progress। इसमें लग रहा है मुझे कुछ हो एरर। क्या बोला है, एरर बताना है इसमें। लेट आई टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस, लेट आई टेक, लेट मी टेक होता है ना, तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए लेट मी टेक अ मोमेंट। चलो भाई इंग्लिश खत्म। कितने क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश में, इंग्लिश में कितने, एक दो तीन, तीन ही स्किप किए ना, मोस्टली सारे कर ही दिए। यार बेफिजूल का टाइम खराब हो गया जीके जी इसमें, 10-12 मिनट समझाने में टाइम खराब होता है। खैर चलो जल्दी से तेजी से आगे बढ़ेंगे ना। एडिटर के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्वर बाएं छोर से दूसरे, चौथे और छठे स्थान पर व्यवस्थित है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में स्वरों को बाएं से, स्वर बाएं छोर से दूसरे, चौथे, छठे स्थान पर व्यवस्थित है। व्यंजन बाएं छोर से पहले, तीसरे और पांचवें स्थान पर व्यवस्थित है। वर्णमाला के क्रम में लगाना है और फिर स्वरों को बाएं छोर से यहाँ से पहले स्थान दूसरे स्थान पर रखना है, चौथे पे और छठे पे रखना है। ठीक है, पूछा गया है, इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं छोर से तीसरे और दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच, तो सीधा उस अक्षर को देखो ना जो कहाँ पे आएगा, बाएं छोर से तीसरा, तो बाएं छोर से तीसरे स्थान पे कौन आएगा, तीसरे स्थान पे कौन आएगा, तीसरे स्थान पे आएगा आपका व्यंजन। तो व्यंजनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, तो व्यंजन कौन कौन से हैं, डी, टी, आर। तो एक आर एस टी, तो आर आना चाहिए यहाँ पे, तीसरे स्थान पे आर आएगा। और क्या बोला है, दूसरे अक्षर और दाएं छोर से दूसरे, तो दाएं छोर से दूसरा यानी कि एक दो, तो एक दो तीन चार पाँच, दो चार छः, पांचवें स्थान पे कौन आएगा, पांचवें स्थान पे भी व्यंजन आएगा जो लास्ट में होगा, कौन, डी आर एस टी, टी आएगा। तो क्या बोला है, कितने अक्षर आएंगे इनके बीच में, आर एस टी, एक आएगा ना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। अरे ये कहाँ से आ गया, तो इसको देखिए भाई, एक बार ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इधर इधर मूव होगा इसका। ठीक है, फोर्थ और थर्ड और फोर्थ तो गलत हो गए। ठीक है, उसके बाद ये इधर गया, अंदर आ गया सर्कल के, ये सर्कल इसके अंदर आ गया, ये अंदर, तो अब इसके अंदर सर्कल आएगा, इसके अंदर, इन दोनों में से किस में है सर्कल, इसके अंदर सर्कल ये है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
सर्कल बाहर, सर्कल अब ये बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई, आपने हाल ही में एक तेज तर्रार कॉर्पोरेट कार्यालय में नई नौकरी शुरू की है। आपकी टीम के एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक तंग समय सीमा पर काम कर रही है, लेकिन आपने देखा कि आपका एक सहकर्मी लगातार अपने काम में गलतियां कर रहा है, जिससे समग्र प्रगति प्रभावित हो रही है। सहकर्मी तनावग्रस्त लग रहा है, लेकिन उससे मदद नहीं मांगी है, उसने मदद नहीं मांगी है। आप पर्यवेक्षक को इस समस्या की जानकारी नहीं है, आपके पर्यवेक्षक को नहीं है, सुपरवाइजर को इसकी जानकारी नहीं है। गलती को नज़रअंदाज करें, यह मानते हुए कि सहकर्मी समय और अनुभव के साथ अंततः सुधार कर लेगा। परियोजना में किसी भी देरी से बचने के लिए सहकर्मी की सूचना सीधे पर्यवेक्षक को दें। टीम मीटिंग के दौरान सहकर्मी को से सार्वजनिक रूप से बात करें, उसकी गलतियों को उजागर उजागर करें, बेहतर प्रदर्शन के लिए दबाव डालें। सहकर्मी को निजी तौर पर सहायता प्रदान करें, मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा करें, सुधार के तरीके सुझाएं, आवश्यक हो तो पर्यवेक्षक को सूचित करें। बिल्कुल सही, जितना पॉजिटिव इसके साथ जाओगे वही ठीक होगा। ठीक है। ये क्या दे दिया भाई, इतना लेंदी सवाल, ये इस तरह के सवाल आ रहे हैं लगातार, है ना। क्या बोला इसने कि इनपुट ये है, अंतिम चरण की संख्याओं का योग बताना है। अंतिम चरण 5 है, तो यहाँ तक आते थे क्या हो रहा है भाई, इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, सिंगल डिजिट में कैसे बदल रही है। यहाँ पे सबसे पहले ये 18 है, 18 कहाँ से आए, ये 8 7 13, ये रहा 27 गायब हो गया, ये रहा, तो इस 8 9 11 7 18, तो इसके जितने भी डिजिट्स हैं उसका सम यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर दूसरे वाले के डिजिट्स का सम लिख दिया। यहाँ पे किसका लिखा है, ये आ चुका, ये आ चुका, ये आ चुका, इसका सम का डिजिट लिखा है, वो सॉरी डिजिट्स का सम लिखा है। अंतिम चरण में आते आते, अच्छा एक चीज़ देखो, आप अंतिम चरण में आते आते सभी के डिजिट्स का सम लिख दिया होगा इसने, तो ये तो बहुत आसान हो गया, बिल्कुल सही। तो इन सब के डिजिट्स का सम कर दो, पूछा गया इसने। योग क्या है, इन सब का योग करना। देखो 8 7 15 और 18 20 6 26 33 हो गया, 11 और 1 12, 8 10 6 20, 7 2 9 और 1 7 और 2 9 और 1 10, 3 2 5 3 4 5 6 7 75, ऑप्शन नंबर 1। बहुत सही। एक बार थोड़ा सा सवाल को पढ़ना चाहिए, जिससे कि लेंदी सवाल लगते हैं जो वो भी आसान हो सकते हैं। पिछले दशक में भारत में कई स्वास्थ्य देखभाल सुधारों के बावजूद कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों की तुलना में मृत्यु दर अधिक है। भारत में स्वास्थ्य सेवा सुधार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने में सफल नहीं रहे हैं। सुधारों के बावजूद बोला ना, यानी सुधार तो आए हैं, तो सुधारों में सफल नहीं रहे, ऐसा कैसे कह सकते हो आप। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से अधिक लाभ हुआ है, तभी तो वहाँ पे अधिक है दर। गांव में वहाँ पे कम है, तो सेकंड सही होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा, है ना। 29 तिया 87 3 तिया 9, तो 3 गुना है इसका ये, और ये 84 और 21, बिल्कुल ये भी 3 गुना है, तो ये भी किसी का 3 गुना होगा, तो 3 से भाग कर, 3 नीचे 3 पंजे 15, 251 का 3 गुना है ये। ठीक है। 3 से भाग कर करके लिख रखा है, 3 से भाग करके लिखा, 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 251। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 और 16 आपस में बदलने पर सिद्ध होगा, कौन सा समीकरण सही होगा। तो 18 16 को बदल दो, 16 की जगह यहाँ 18 लिख दो, 18 की जगह यहाँ 16 लिख दो। तो 18 8 144, 8 6 48 माइनस 72 प्लस 16, तो 8 6 14 हो जाएगा, और 14 में से 2 गया तो 0 तो नहीं बचेगा, 4 में से 2 गया 0 नहीं बचेगा, तो पहला गलत हो गया। ठीक है। सेकंड में 16 और 18 को चेंज करेंगे, तो यहाँ 16 आ गया और यहाँ 18 आ गया, तो 4/8, 1 2 2 8 16 8। ठीक है। माइनस का 8 प्लस का 18 और यहाँ 288, तो ये गया 10 बचा, तो ये कितना आ जाएगा 298। सेकंड वाला सही, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पुट करना है, तो सबसे पहले डिवाइड को देखो, यहाँ पे डिवाइड रखता हूँ तो हो पाएगा डिवाइड। 24 दूनी 48 बिल्कुल हो जाएगा, 2 + 8 - 16 × 4, तो 16 चौका 64 माइनस 8 और 10, 10 में से 64 गया, तो ये नहीं हो पाएगा। सेकंड देखें, प्लस डिवाइड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इंटू आएगा, तो 8 दूनी 16 कट जाएगा, 48 + 24/8 × 16 - 4, तो 8, एक सेकंड गलत कर दिया मैंने, 24, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, 8 तिया 24, 16 तिया 48, 48 + 48 96, 4 नहीं हो पाएगा। माइनस लगाना है यहाँ पे, 48 - 24 × 8/16 + 4, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 आ गया यहाँ पे, 12 48 36 बचा, 36 और 4 40, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड को ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा? कोल्ड का सी होना चाहिए, बट यहाँ पे तो इतने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 के 8 लिखे हुए हैं, यानी एक से दो संबंधित होंगे, ठीक है। सी होता है 3, बट इसने 2 और 4 लिख दिया, यानी कि एक आगे का एक पीछे का लिख दिया। ओ होता है 15, 15 के एक आगे का 14, एक आगे एक पीछे का 14, एक आगे का 16। एल होता है 12, 11 13, बिल्कुल सही। डी 4 3 5। इसने क्या किया है, जो नंबर है उसके एक आगे का नंबर लिख दिया, उसके एक पीछे का लिख दिया। तो के कितना होगा, 11 होगा, उसके आगे 10 आ जाएगा, उसके आगे 12 आ जाएगा, तो 10 से शुरू होगा 12, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। बाकी देखो ही मत ऑप्शंस को, ठीक है। क्या बताया इसने, एक्स निहित है किस आकृति में? कौन सी आकृति इसमें निहित है ये बताना है। तो इस वाली को चेक करो पहले, ऐसे ही दो बॉक्स देखो, कहीं दिख रहे हैं आपको दो बॉक्स? दो बॉक्स दिख रहे हैं ऐसे? नहीं दिख रहे। ये दिख रहा है आपको कहीं? ये रहा, इसके ऊपर ये हैगा, फिर ये हैगा, ऐसे करके ऐसे, ये वाला तो ठीक है। ये वाला दिख रहा है आपको? हम्म, ये नहीं दिख रहा ना, हाँ ये दिख रहा है, ये रहा, बिल्कुल। तो सेकंड वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। के एल एम एन ओ पी दो समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुखरित हैं। तो 3 3 व्यक्ति, 1 2 3, सब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। के और ओ के बीच में एक व्यक्ति है। एल एन के ठीक आगे के और ओ के बीच में एक व्यक्ति है, तो के ऐसे बैठा हो, के और ओ यहाँ यहाँ होंगे, उनके बीच में एक व्यक्ति है केवल, ठीक है। पी एन के दाईं ओर है, पी एन के दाईं ओर है, तो पी, अच्छा यहाँ पे और ये लिखा है एल एन के ठीक आगे है, तो एल एन के ठीक आगे है, तो एन या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, बट इसने बोला पी एन के दाईं ओर है, तो एन के दाईं ओर पी तो यहीं पे आ सकता है ना, तो अगर यहाँ एन है तो यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। ओ एम के विकर्णता नहीं बैठा है, तो ओ जो है वो एम के विकर्णता नहीं बैठा है, तो एम यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा एम। नहीं नहीं, इसके सामने तो एल बैठा है ना, एन के ठीक आगे एल बैठा है, तो एम या तो यहाँ होगा, यही हो सकता है बस। और ये ओ के विकर्णता नहीं बैठा, तो ओ यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ के बैठेगा और यहाँ पे ओ बैठेगा, ठीक है। शेष से असंगत, अच्छा इनमें से बताना कौन असंगत है, तो के बैठ गया भाई यहाँ, एल बैठ गया यहाँ, एम और पी, के एम के एल एम पी, ये क्या हो गया? के और ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। एल के सामने एन बैठा है, ठीक है। पी एन के दाईं ओर है। ओ एम के विकर्णता नहीं बैठा है, ओ एम के विकर्णता नहीं बैठा है। ये इंग्लिश में देख लें एक बार, इंग्लिश में क्या लिखा है। फेसिंग नॉर्थ 1% इज बिटवीन के एंड ओ, ठीक है। एल इज इमीडिएट अहेड ऑफ एन, ठीक है। पी इज द राइट ऑफ एन, एन के राइट में। ओ एंड पी आर, ओ एंड एम आर नॉट सीटेड डायगनली, ओ एंड एम आर नॉट सीटेड डायगनली, ठीक है। इज ऑड फ्रॉम द रेस्ट, इससे अलग कौन सा हो जाएगा भाई? टाइम नहीं, टाइम अभी इतना नहीं है, बाद में देखेंगे इसको, है ना। चलिए। अरे भाई क्या यार, कुछ दुपट्टा जीन्स है, कुछ दुपट्टा जीन्स है, कोई जीन्स कुर्ता नहीं है, तो जीन्स कोई भी कुर्ता नहीं है। निष्कर्ष, कोई कुर्ता दुपट्टा नहीं है। कुर्ता और दुपट्टे का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं। कोई कुर्ता जीन्स नहीं है, कुर्ता और जीन्स का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? बिल्कुल सही। कुछ जीन्स कुर्ता नहीं है, कुछ जीन्स कुर्ता नहीं है, तो सब जीन्स कुर्ता नहीं है, तो कुछ जीन्स भी कुर्ता नहीं होने चाहिए, तो 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? डिफरेंस देखो कितने का है, 6 में 4 गया, 2 42 प्लस 42 हो गया, यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस 59, 60 और 3 63 प्लस हो गया। आगे कितना प्लस हो रहा है? 60 40 40 80 3 83 और 1 84, ठीक है। इनका गैप देख लो कितना है, 1 2, इनका गैप कितना है? 21 है क्या? ठीक है 21 है, तो यहाँ पे भी 21 का गैप रहा होगा, तो यहाँ पे 21 आ रहा होगा, तो 21 में 21 जोड़ा होगा तो 42, तो यहाँ पे 54, और इसका डिफरेंस 21 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 3, तो यहाँ 33 होगा, 33 के बाद 21 प्लस कर दिया 54, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डिफरेंस का भी डिफरेंस देखना होगा यहाँ पे आपको। इंस्पायर्ड को ऐसे लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया, इसको कैसे लिखा जाएगा इंस्पायर्ड को? अच्छा ये आगे पीछे लिखे हुए हैं ऐसा लग रहा है ना, इनको आगे पीछे शफल कर दिया ना। कैसे शफल किया है देखो आप,
आई एन कहाँ लिख दिया यहाँ पे, आई एन। तो आई एन को उल्टा करके ले गए चौथे और तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पे बी यू को चौथे और तीसरे पे ले गए क्या, चौथे और तीसरे पे नहीं ले गए। तो क्या किया इन्होंने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो आधे आधे बांट के कराए क्या कुछ, आई एन एस पी, आई एन पी एस, बी यू आई एल, बी आई एल यू। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया क्या इन्होंने, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। इसके बाद डी आई एन जी, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, बिल्कुल सही। डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, बिल्कुल। इसने आधे आधे को क्या किया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया, एक बार बढ़ते क्रम में एक बार घटते क्रम में, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसने बड़े से छोटा उसके बाद छोटे से बड़ा, तो आधे देखो इसमें आर टी एन ई है ना, सॉरी, ये एक दो तीन चार चार है ना, इसमें से घटते क्रम में लगाओ इनको, आर एस टी, टी आर एन ई, एफ जे चाहिए के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी आर एन ई आना चाहिए, टी आर एन ई, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ऐसे लिख दिया, इसको क्या लिखा जाएगा, तो तीन दो चार छः, छः लिखे हुए हैं। तो ई को बी लिखा है, बी कैसे लिखा, बी सी डी ई, तो इससे इधर +3 किया, उसके बाद आई क्यू लिखा है, ई एफ जी एच आई, उससे इधर फिर +4 कर दिया, तो के से एल एम एन +3 और एन से ओ पी क्यू आर +4, ठीक है। तो पहले इससे इधर +3 और फिर इससे इधर +4, तो v +3 कब कैसे आएगा, एस टी यू वी, तो ऐसा आ जाएगा v तक, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। उसके बाद v से +4, v डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो s के बाद z आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई इनके बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या आपको, 40 37, 3 बचा, 3 अट्ठे 24, इसमें भी 3 बचा लेकिन 8 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, 30 40 50 60 और एक 61, और 40 में 21 का गैप है, 13 और 135 77, नहीं हो रहा, 40 50 60 64 और 37 37 दूनी 74, -10 है, 74 दूनी 148, और ये कितना हो जाएगा, 7 6 13 138, -10, बिल्कुल सही, बहुत सही। इसने क्या किया है, पहले और लास्ट को जोड़ दिया और पहले का डबल कर दूसरे वाले का डबल कर दिया, तो दूसरे का डबल कितना हो जाएगा, 74, और पहले और लास्ट का जो है वो 68 64 आ रहा है, यानी कि कम आ रहा है 10, ऐसी सेम इसमें हो रहा है, तो देखें 10 कम आ रहा है क्या, पहले का डबल दूसरे का डबल 100 हो गया, 100 से 10 कम 90 आना चाहिए, 8 4 12, ये नहीं हो सकता। इसका डबल कितना हो जाएगा, 120 118, तो इसका डबल में से कम, यानी कि 108 आ रहा है क्या, इसका 5 4 9 98 नहीं हो सकता। 31 का डबल 62, इनका 52 आ रहा है क्या, 8 4 12 20 30 40 50 52, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, बीच वाले का डबल -10। शब्द के पहले चौथे और सातवें अक्षर से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, प्रत्येक शब्द का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, किस किस को, पहले चौथे 1 2 3 4, सातवें 1 2 3 4 5 6 7, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, टी आई पी टिप, पी आई टी पिट, और दो ही दिख रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पाइल्स रोड हैं, सारी पाइल्स रोड हैं, सभी रोड बीम है, तो सारे रोड बीम है, कुछ पाइल्स पिलर्स हैं, कुछ ये पाइल्स है ना, इनमें से कुछ क्या है, पिलर्स हैं, ठीक है। कुछ रोड पिलर्स नहीं है, सारे पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, कंक्लूजन कुछ बीम्स पिलर हैं, तो कुछ बीम्स पिलर हैं, बिल्कुल सही, तो सेकंड वाला जो है वो करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आना चाहिए यहाँ पे बताना है, डब्ल्यू ओ एच यहाँ पे ओ आना चाहिए सेकंड वाले में, ठीक है। डब्ल्यू ओ तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्यू क्यों आ रहा है, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पी होना चाहिए, यहाँ क्यू हो गया, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर आएगा ना, तो यहाँ पे पी आना चाहिए सेकंड वाले पे, ये नहीं आएगा, ठीक है। और आर यानी सेकंड लास्ट पे आर आएगा, ठीक है। ओ पी क्यू आर हो गया, उसके बाद डब्ल्यू के बाद तो एच ही है, एच ही है, तो यहाँ पे एच आना चाहिए, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे एच आएगा, 1 2 3 4 चौथे पे एच, फिर एच, ठीक है, ठीक है। और क्या हो सकता है, WO H, FW, GW, एफ के बाद FG,
एच, अगेन यहाँ पे भी एच आना चाहिए, उसके बाद आई। तो एक दो तीन, तीसरे नंबर पे एच आएगा, तीसरे नंबर पे एच आ रहा है सेकंड वाले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार 20 मिनट में कैसे मैथ्स हो पाएगी। इसको बताना है कौन सा कथन सत्य है। परसेंटेज ये सब बताओ भाई जल्दी से। वी परसेंटेज पी का मतलब क्या है। बी सी की पुत्री है, तो बी सी की पुत्री है। बी पुत्री है किसकी, सी की। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब बी सी का पति है, तो बी, बी पत बी पुत्री है सी की। परसेंटेज का मतलब था बी सी की पुत्री है, तो बी पुत्री है, अरे यार क्या कर दिया, बी पुत्री है सी की, ठीक है। पी एंड का मतलब क्या है, बी सी का पति है, तो बी पति है किसका, सी का। परसेंटेज का मतलब क्या था, बी सी की पुत्री है, तो ये पुत्री है बी किसकी, सी की। एस एंड यू, बी सी का पति है, तो एस पति है सी का, ठीक है। यू हैशटैग टी, यू हैशटैग टी का मतलब बी सी की माता है, तो यू माता है किसकी, टी की। और टी एंड क्यू का मतलब क्या है, एंड का मतलब बी सी का पति है, तो बी पति है किसका, सी का। तो पूछा क्या है, सत्य कौन सा है, तो वी यू की पोती है, तो वी यू की पोती है, तो यू की लड़की की लड़की, पोती है नातिन, ठीक है पहला सही है। टी आर का भाई है, टी आर का भाई है, टी आर का भाई है, बिल्कुल सही है। सेकंड भी ठीक है। पी क्यू का भाई है, तो पी क्यू का भाई है, नहीं उसके पति के बहन का पति है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, थर्ड वाला, फर्स्ट और सेकंड ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस सबसे ऊपर है तो फलक सबसे नीचे कौन होगा। एस के अपोजिट पूछ रहा है, देखो एस और एस कॉमन है, तो जो नहीं दिख रहा वो इसके अपोजिट होगा, तो क्यू दिख रहा है क्या इसमें, क्यू नहीं हो सकता। यू दिख रहा है, यू नहीं हो सकता। टी दिख रहा है, नहीं। पी दिख रहा है, पी नहीं हो सकता, तो टी। जो नहीं दिखेगा वो अपोजिट होगा जब कॉमन में अपोजिट पूछा जाए तो, ठीक है। 5 का 400, 4 का, ये 12 का स्क्वायर है, यानी 4 तिया 12। ये 20 का स्क्वायर है, यानी 5 चौका 20, तो 6 से एक पहले क्या आ जाएगा, 5 6 पंजे 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900, ठीक है। एक कम का स्क्वायर बोल रखा है इसने, एक कम से मल्टीप्लाई करके फिर उसका स्क्वायर कर दिया है। ए वी डैश आई बी, ए वी डैश आई, आई के पहले ओ है तो यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे ओ होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ आई होना चाहिए। वी के बाद यहाँ आई होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो ओ आना चाहिए, फिर आई, बी डी, बी, उसके बाद वी आना चाहिए, वी ओ आई ई, ठीक है। वी ओ आई, तो थर्ड नंबर पे भी आई है, सेकंड पे भी आई है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 से 198, 22 से 189। 31, 6 × 18, 6 × 6 = 18, 186 में प्लस कितना हो रहा है, 12। 22 × 6 = 12, 6 × 18, 132 में प्लस कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है यहाँ तो क्या हो सकता है। डिफरेंस देख लो कितने का है, 198 माइनस कितना है, 7 6, 167 का, इसमें कितने का है, 189, 7 6 100, बिल्कुल सही। डिफरेंस 167 का, तो 167 का डिफरेंस देख लो इसमें। 167 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 167, 15 7 5 12, 8 182, बिल्कुल सही, पहले ऑप्शन ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। क्या बोला इसने, वेन डायग्राम बताना है। क्रिकेट, फुटबॉल और गायक। क्रिकेटर होता तो हो जाता, फुटबॉलर होता तो हो जाता है। क्रिकेट, फुटबॉल, गायक, तीनों अलग चीज़ें हैं, तो सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलो भाई मैथ्स पे चलते हैं जल्दी से। आई थिंक मैथ्स के पता नहीं पूरे क्वेश्चन हो पाएंगे नहीं, 18 मिनट में तो शायद मुश्किल ही है, बट फिर भी हम, मैंने बोला आपको कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखना चाहते हैं मेनली, तो देख लेंगे उसके बाद, है ना। अगर नहीं हो पाया टाइम से तो उसको रिकॉर्डिंग में ले आएंगे सारे क्वेश्चंस को, उसके बाद उनके उससे क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह लगा के फिर उसके वो देख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखेंगे, अच्छे से सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाप 93 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इतनी है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। जब आपको चाप की लंबाई दी जाए तो उसके r/2 क्या होती है, उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो आपको चाप की लंबाई नहीं दे रखी, परिमाप दे रखा है। देखो आपको पता है ये त्रिज्यखंड होता है पूरा, ठीक है। तो उसमें ये दोनों चीज़ें भी इंक्लूड होती है परिमाप में, तो ये दोनों माइनस कर दो तो चाप की लंबाई आ जाएगी। माइनस करो, 93 में से 22, 3 में से 2 गया 1, 7, तो 71 है इस चाप की लंबाई। तो चाप इंटू रेडियस कितना है, 11/2 हो जाएगा इसका एरिया। एक सेकेंड,
77/2 तो है ही। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 71 है ना ये। ठीक है, 11 कम 11, 11 7 77, एक 78, 2 से गया 2 तिया 6, 2 नीम 18, 0, 390.5। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। एम बराबर ये सब है, मान ज्ञात कीजिए। टाइम का इशू है बट कोई नहीं, हमें सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने हैं बस मेनली। एम बराबर ए कॉस ए वाई बी कॉट ए। एक सेकंड में अपनी टेबल देख लूँ कहाँ पे रखी है, कहाँ चली गई ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये रही। ठीक है, तो कॉसेक ए और कॉट ए दोनों का थीटा एक ही रखना है। तो कॉट ए मैं 45 रख देता हूँ क्योंकि ये एक हो जाएगा। ठीक है, ये 45 रख दिया तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, और √2 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी बचा, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं ए को एक कर देता हूँ, बी को भी एक कर देता हूँ, ए और बी को एक कर देता हूँ। ठीक है, तो एम कितना हो जाएगा, एम आ गया आपका √2, और वाई कितना आ जाएगा, ये भी एक कर दिया मैंने, ये एक आ गया, तो वाई आ गया आपका एक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बी कितना एक हो गया, ये एम कितना, एम स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक, वाई स्क्वायर एक, प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक, इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक, अपॉन में बी स्क्वायर एक, एम स्क्वायर 2, 2 एकम 2, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 45 रखा है थीटा, तो 45 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके होगा एक, ये माइनस का एक तो कट गया, 2 आना चाहिए आंसर। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं किस में पुट करके 2 आएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक हो गया, और प्लस एक, एक और एक 2, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, खत्म काम। यहाँ देखो, यहाँ नहीं आएगा, एक माइनस एक 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते थे, इससे डरना नहीं था इतनी बड़ी ये इक्वेशन देख के। ठीक है, वैल्यू पुट करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका मान बताना है। कोई कंडीशन भी नहीं दी गई, तो अपने हिसाब से मान लो अगेन, 1 2 -2। ठीक है, तो ये 7 है, इसमें ये 2 हो गया, प्लस बी स्क्वायर है 2 हो गया, प्लस सी नहीं दे रखा ना इसमें, ये 4 हो गया, तो 4 4 8 7 56 हो गया। तो यहाँ देखो बी एक है, तो 2 1 हो जाएगा, 2, 5/12 नहीं हो सकता, 14। सी कितना है, 2 2 चौक 2 दूनी 4, 14 चौका 56, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार की त्रिज्या इतनी है, बेलन का आयतन बताना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस से क्या होता है बेलन का, 2πRH, तो 2 पाई इंटू में आर कितनी दे रखी है ये, इंटू एच बराबर कितना दे रखा है 5280। ठीक है, 7×5 = 35। ठीक है, 5×2 = 10 से 1 0 खत्म, अपॉन में 22 आ गया, तो 11×2 = 22, 11 चौका 44, 6 और 2 8, 11 88। तो एच बराबर 24 आगे पूछा गया आयतन, तो पाई इंटू आर स्क्वायर और इंटू एच कितना आ गया 24, तो 7×5 = 35। कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, 22×110 इंटू 24×120, 24×3 = 72, 73 74 और 10 84। बहुत सही, लास्ट में 2 0 आएंगे, उसके बाद 11 चौका 44, एंड में 4 आएगा, 2 0 के बाद 11। एक ही ऑप्शन है, बाकी चेक ही नहीं करना, 11 88 और 4 92। वैसे भी कर दिया और यूनिट डिजिट से भी आप कर पाए। देखो ये चीज़ है, कैलकुलेशन में ये चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 संख्याओं का औसत 62 है, दो संख्याएं इतनी और इतनी हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। दो संख्या हटानी है ये वाली, तो कितना हटा रहे हैं हम टोटल, 284 और 176, 6 4 10, 8 और 7 15 और 1 16, 2 3 और 1 4, 460 माइनस करना है इसमें से टोटल। ठीक है, अब दो संख्याएं 50 में से जा रही हैं, एवरेज है 62, यानी कि सारी मैं मान सकता हूँ 62 है। अगर 62 और 62 जाता तो टोटल कितना जाता, 2 6 दूनी 12। अगर खाली 124 चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट एक्स्ट्रा कितना गया है 124, इसमें से हटा दूं तो कितना 6 3 और 3, 336 एक्स्ट्रा लेके गए वो यहाँ से। दो बंदे चले गए, 48 बचे। अगर वो दो बंदे अपना 62 लेके जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो अपने 62 से भी 336 एक्स्ट्रा ले गए, इन सभी से तो ले गए होंगे वो 48 से बराबर बराबर लिया होगा सबसे 336, तो कितना कितना लिया है 8 6 48, 8 चौक 32, 8 19 16, 6 7 42। तो इनमें से भी सबसे सात 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 ले गए वो 48 बंदों से, तो एवरेज कितना बचेगा 62 एवरेज, तो 7 माइनस कर दो 55 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये तो 10 सेकंड का सवाल था, 10 15 सेकंड का ही। नमूना डेटा के लिए तिरछापन के पहले गुणांक की गणना, ये क्या पूछ लिया भाई, कोफिशिएंट ऑफ स्केवनेस, क्या भाई क्या क्या नए चीज़ें पूछ रहे हैं, शायद एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न बना है, तो भाई नई चीज़ें पूछी होंगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे भाई, देख लेंगे बाद में इसको। माध्यिका एक्स है, यदि हम 50 के स्थान पर 80 रख दें तो नई माध्यिका वाई होगी, एक्स और वाई के मानों के बीच
अंतर ज्ञात कीजिए। इसकी माध्यिका x है, तो देखो माध्यिका क्या होगी, सबसे पहले अरेंज कर दो इसको। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चार इधर, तो पांचवी चीज़ चाहिए मुझे, कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 39। उसके बाद 40 के बाद 41 नहीं है, 40 के बाद 50 है, फिर 51 है और फिर 55 है। ठीक है, ये ना 39 फिर 40 50 51 55। तो 1 2 3 4, चौथे स्थान, पांचवें स्थान पे कौन सी आ गई, ये 55। तो ये हो गई माध्यिका। अब इसने बोला है कि 50 के स्थान पर 80 रख दो, तो इस 50 के स्थान पर 80 रख दिया हमने, 50 को 80 बना दिया। तो अब ये तो यहाँ नहीं आएगा क्रम में, तो क्रम में बदलाव हो जाएगा, तो चौथे पे आ जाएगा। तो 55 के बाद पांचवें नंबर पे अब कौन आ जाएगा, 55 के बाद कौन आ जाएगा, 55, 55 के बाद 60 68 आना चाहिए। ठीक है, तो अब 68 आ जाएगा। तो पहले माध्यिका 55 थी, अब 68 है। पूछा गया इसने एक्स और वाई के मानों के बीच अंतर। वाई नई माध्यिका 68, पुरानी माध्यिका ये 3, 5 और 1 6, 13 अंतर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला इसने, 3 सप्ताहों में वस्तु डी की कुल बिक्री 3 सप्ताहों में वस्तु सी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। आइटम ये दे रखा है, इनकी बिक्री दे रखी है, उत्पादन कहाँ दे रखा है। उत्पादन को दर्शाया गया ग्राफ से और बिक्री को दर्शाया गया इससे। तो मेरे को क्या निकालना है, डी की कुल बिक्री। एक सेकेंड, डी की कुल बिक्री 3 सप्ताह में, डी की कुल बिक्री, सप्ताह ये है शायद, हाँ। डी की कुल बिक्री कितनी है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 41 हो गई। 3 सप्ताह में सी के कुल उत्पादन, सी कहाँ है, सी ये रहा, और इसका उत्पादन ये है ना 3 सप्ताह में, टोटल उत्पादन इसका ये है। तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8, 5 58। सी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो सी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, तो 5 एकम 5 चौक 20, 2050/29। ठीक है, इसको डिवाइड करो भाई। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, नियर बाय हैं क्या बहुत ज़्यादा, नहीं गैप है इसमें थोड़ा सा। तो देखें, 3 नीम 27, 3 6 18, 3 7 21, तो 7 बार में ज़्यादा है क्या, 7 नीम 63, 7 दूनी 14 और 6 20, बिल्कुल सही। तो 70 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल था, कैलकुलेशन भी इतनी टफ नहीं हुई। एक गर्म हवा का गुब्बारा रेगिस्तानी रास्ते में इतने ये पिछली बार भी डिग्री दे दिया था शायद, ये ना रूट होगा, पिछली बार भी रूट को डिग्री लिख दिया था हिंदी में। ठीक है, ये रूट है। मीटर की ऊंचाई पर शांति से तैर रहा है गुब्बारा है, कितने मीटर की ऊंचाई पर है वो, 200√3 की ऊंचाई पर है। दो यात्री सीधे रास्ते पर बिंदु ए और सी पर खड़े होकर गुब्बारे का अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पे दो यात्री खड़े हैं, ए और सी। ए से उन्नयन कोण 60 डिग्री और बी से 30 डिग्री, सी से 30 डिग्री है। तो सी दूर खड़ा होगा, बिल्कुल सही बैठाया मैंने। और ए से कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री, ये 60 है, ये 30 डिग्री है। ए और सी के बीच की दूरी, इसकी दूरी बतानी है आपको। देखो ये 60 है, तो लंब बटा आधा 1060 हो जाएगा। 1060 कितना होता है, √3 होता है। तो अगर यहाँ पे 200 है, तो नीचे अगर मैं 200 रख दूँ तो 200√3 आ जाएगा ना, तो ये 200 हो जाएगा। तभी तो ये कट के √3 बनेगा, 1060 √3 होता है। ठीक है, अभी 1030 है, 1030 है, तो 1030 होता है 1/√3, बराबर आपको रखना पड़ेगा 200√3, सॉरी 200√3 अपॉन में 200 प्लस एक्स। तो 1/√3 कैसे आएगा, इसको √3 को कन्वर्ट कर दो ना, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो नीचे बन जाएगा 3, ऊपर बन जाएगा √3। तो √3 अगर ऊपर रखूँ और नीचे 3 बनाऊँ, तो 600 आना चाहिए टोटल, तभी तो 2 तिया 6 ऐसे कटेगा, तो ये 400 आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इतनी आसान सी कैलकुलेशन थी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका अर्ध परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा बराबर भुजा 10 सेंटीमीटर है। अगर ऐसे है तो ये 10 है, ये 10 है, ये कितनी हो जाएगी, समद्विबाहु है तो ठीक है। अर्ध परिमाप 16 है, आधा परिमाप 16 है, तो पूरा परिमाप 32 हो गया। ये 10 10 है 20, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, पूछा गया इसका एरिया पूछा, तो आपको पता है √S S - A, S - B, S - C, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। रूट के अंदर एस कितना हुआ, एस कितना है, अर्ध परिमाप 16 इंटू 16 - 10, 6 इंटू 6, 16 - 12 4। ठीक है, तो 6 6 का पेयर बाहर आ गया, 16 चौका 64, 64 होता है 8, 8 6 48। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभय निकिता से 2.5 गुना तेज दौड़ता है। अगर अभय निकिता को 75 मीटर आगे निकलने देता है तो फिनिश लाइन कितनी दूर होनी चाहिए ताकि दोनों एक साथ पहुंचे। अभय निकिता से 2.5 गुना तेज दौड़ता है, तो अभय और निकिता
निकिता अगर 1 दौड़ती है तो ये 2.5 दौड़ता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर निकिता 1 मिनट में 2 यूनिट दौड़ती है तो अभय 5 यूनिट दौड़ता है। अब अभय ने क्या किया, निकिता को 75 मीटर का स्टार्ट दे दिया। अभय यहाँ खड़ा है, निकिता यहाँ खड़ी है 75 मीटर आगे। ठीक है, वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अब कितनी दूरी होनी चाहिए, फिनिश लाइन कितनी होनी चाहिए ताकि दोनों एक साथ आ जाएं। ठीक है, तो पूरी लेंथ पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन से पुट करके देख लो। अगर मैं मानूँ ये पूरी 145 हो तो ये कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 70 हो जाएगी। अब ये 2 चलती है, 1 मिनट में 2 यूनिट चलती है, तो इसको 35 मिनट लगेंगे। और ये 145 टोटल डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा इसको, तो इसको कितने मिनट लगेंगे, 5 दूनी 10, 5 तीन 45। बराबर टाइम पे पहुँचना चाहिए, बट ये 29 से 35 पहुँचेगा, ये नहीं हो सकता। सेकंड वाला पुट करो 135, तो ये 70 है, तो ये 60 हो जाएगा, तो इसको 30 मिनट लगेंगे। और इसको कितने लगेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इसको 27 लगेंगे, सेकंड में नहीं हो सकता। थर्ड पुट करो 115, तो 7 4 11, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसको कितने लग रहा है, 20 सेकंड लगेगी, 20 मिनट लगेगी, इसको कितना लग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 15, इसको 23 लगेगी। 125 पुट करो, तो 7 5 12, तो ये 50 हो जाएगा। तो इसको कितनी लगेगी, 2 से भाग करेंगे, 25 मिनट लगेगी, इसको कितनी लग जाएगी, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, इसको भी 25 मिनट लगेगी। तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 125 मीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और 5 इकाई त्रिज्या वाले गोले का समीकरण, ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। गोले का समीकरण का फॉर्मूला होता है आई थिंक x-x1 का स्क्वायर प्लस y-y1 का स्क्वायर प्लस z-z1 का स्क्वायर बराबर होता है आपका रेडियस का स्क्वायर, है ना। हाँ यही होता है। और यहाँ पे x1 x2 ये जो होते हैं केंद्र के, वो होते हैं निर्देशांक होते हैं केंद्र के। ठीक है, तो x-5, x-5 हो जाएगा x+5 का स्क्वायर प्लस y-y1। देखो ये x, ये y और ये z, ये x1 y1 और z1 है। ठीक है, तो y-y1, तो y-6 का स्क्वायर प्लस z-z1, तो z-z1 यानी कि z-+4 का स्क्वायर बराबर रेडियस कितनी है 5, तो 25 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 6 36 प्लस -2ab, तो 12y प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 8z बराबर 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो तीनों आएंगे। ठीक है, उसके बाद 10x प्लस का आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। और 12y माइनस का आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। और 8z किसका आएगा, 4 दूनी 8 प्लस का आएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला याद रखना बस। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर 2 समरूप त्रिभुज हैं, 3AC बराबर 5PR, तो BC बराबर ये है ABC और PQR। तो समरूप त्रिभुज हैं तो रेशियो बराबर होगा इनकी साइड्स का, तो AC 3AC। अब देखो AC के सामने क्या है, 5 है, तो AC बराबर 5 हो जाएगा। और PR के सामने 3 है, तो PR बराबर 3 हो जाएगा। तो AC यानी कि AC PR इनका रेशियो 5:3 है, तो सारी भुजाओं का रेशियो यही रहेगा। तो BC और QR, तो इनका भी यही रहना चाहिए रेशियो। तो BC बराबर कितना है, BC और QR रेशियो कितना रहेगा इनका, 5/3। और दे कितना रखा, BC बराबर दे रखा है इतना, अपॉन में QR दे रखा है y-2.4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5y -24 पंजे 120 बराबर 12 तिया 36, 4 तिया 12, 37.2 प्लस 3y। ठीक है, ये इधर गया, ये इधर आ जाएगा, तो 2y बचेगा, ये कितना हो जाएगा 0.27894। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 24.6 हो जाएगा y पूछा है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 12% की कमी करने पर एक दुकानदार पहले की तुलना में इतने रुपए में 18 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। मूल क्रय मूल्य पर 40% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्रय मूल्य में 12% की कमी हो गई, तो पहले की तुलना में 18 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद पा रहा है। आप सभी को पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। तो प्राइस 12% की कमी हो गई, 12% का मतलब होता है 12/100, तो 4 तिया 12, तो 3/25, यानी कि प्राइस अगर पहले 25 था तो अब कितना हो गया, 22 हो गया। और प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो उल्टा हो जाता है। ठीक है, पैसे तो चेंज नहीं किए, ये चीनी वाला ही सवाल है, पैसे तो उतने ही है, तो पैसे चेंज नहीं हुए, तो अगर प्राइस 25 से 22 हो गया तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 22 से 25 हो जाएगी, उल्टी हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी बार। तो पहले अगर 22 खरीद रहा था तो 25 खरीद रहा है, तो कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है, 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 किलो।
तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6 किलो। तो पहले कितना खरीद पा रहा था, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, और अब कितना खरीद पाएगा इंटू 6 25 का 150। पूछा क्या, मूल क्रय मूल्य पर, तो मूल क्रय मूल्य यहाँ से निकलेगा आपका। तो पहले 132 किलो खरीद पा रहा था, इतने रुपए में, कितने रुपए में, रुपए तो इसके पास इतने ही थे, 392 में 132 किलो खरीद पा रहा था, तो मूल्य कितना था इसका। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 5 10 2 6 12, 56 रुपये था। इस पे 40% का लाभ चाहिए, तो इसको 140% में बेचना पड़ेगा। तो 14 6 84, 14 5 70 और 8 78, 78.4। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। 2 मिनट रह गए, एक बार ना सारे क्वेश्चंस को ना इसमें देख लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में इसका आंसर्स देख सकें। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इनको क्या कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग में ला रहा हूँ ताकि इसके आंसर्स बाद में अच्छे से देख सकें। ठीक है, 25 के 25 आ गए। ठीक है, 15th में क्या है, थैले में 16 गेंद, 10 हरी गेंदें, 2 गेंदें एक साथ निकाली थी, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कर लोगे, प्रायिकता तो आपको आती है, इसको कर ही लोगे आप। 16 को देख लेते हैं। जब किसी संख्या को 832 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 30 बचता है। यदि इस संख्या को फिर 26 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। भाई 30 शेषफल बचता है, अब 26 से विभाजित करेंगे तो 4 बचेगा ना, सिंपल। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 240 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसकी गति से इतना और इतने की गति से इतना करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति x है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतने किलोमीटर दूरी करने में लगने वाला समय। तो पहले एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। डिस्टेंस टोटल कितना इसने ट्रैवल किया, 240 प्लस 480 प्लस 720। टाइम उसको कितना लग रहा है, 30 की स्पीड से 240 चल रहा है तो 3 8 24। 80 की स्पीड से ये चल रहा है तो 8 6 48। 72 की स्पीड से 720, तो 10 घंटे यहाँ लग रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 12 13 14 140, 0 14 और 10 24। तो 12 दूनी 24, 112 आ गया, 2 6 12, तो 60 उसकी एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड ये आ गई, बोला एक्स की स्पीड से 780 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा। तो बता दो इसको, 6 कम 6, 6 कम 6 18, 780 है ना, हाँ 13 लगेगा, 13 घंटे। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कितना होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर, और अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। 3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, 2 पाई r स्क्वायर का निकालना है, तो इसको क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 की वैल्यू 1 की वैल्यू आ जाएगी, इंटू 2 करोगे तो 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टाइम खत्म हो चुका है भाई, मैथ्स के सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बट कोई नहीं। मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग जो होगी ना, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। पहले पहले ये देख लेते हैं कि मैथ्स में या जिसमें भी कौन से क्वेश्चन देखो, ये चीज़ देखो आप, गलत होने के बाद अभी मैथ्स के हमने कितने स्किप कर दिए हैं। मैथ्स के अभी हमने 10 क्वेश्चंस देखे ही नहीं है, मतलब 8 10 क्वेश्चन देखे ही नहीं है, उसके बावजूद भी अपना स्कोर कितना चल रहा है, 142। देख रहे हो, अरे भाई आजा। मैथ्स से हमने 15 क्वेश्चन किए, अभी तक गलत कोई भी नहीं हुआ है। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन रह गए हैं अभी। इंग्लिश में आज इंग्लिश आसान थी क्या भाई, मेरे 35 के आसपास आए थे आज इंग्लिश में, अच्छे खासे मार्क्स आ गए, शायद आसान हो आज इंग्लिश। जीके जीएस में अगेन वही 6 गलत हो गए, 20 में से 14 ठीक हुए, 6 गलत, 25 मार्क्स। रीजनिंग में एक क्वेश्चन छोड़ा है हमने और एक गलत हुआ है। अब देखो कुछ बच्चे, अभी क्या होगा ना, अभी मैं इसके सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो अभी क्वेश्चंस हमने स्किप कर दिया ना मैथ्स के, उसके सॉल्यूशन देखेंगे। अब कुछ बच्चे क्या आएंगे, एकदम से आएंगे और वीडियो को लास्ट कर देंगे कि स्कोर कितना रहा इसका, और वहाँ पे सॉल्यूशन चल रहे होंगे। तो बच्चे बोलेंगे पॉज कर दिया। अब कल मैंने एक कमेंट देखा, कह रहा टाइम पॉज कर दिया। अब मैं क्या बोलूँ, मैं गधा बोल नहीं सकता आपको, क्योंकि आप लोग मेरे भाई हो, तो आपको गधा कैसे बोलूँ मैं, नहीं बोल सकता। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखी नहीं है, वो एंड में सॉल्यूशन देख रहे हैं, वहाँ पे टाइम रुका हुआ है, क्योंकि वीडियो पॉज करके मैं समझा रहा हूँ, उसमें जो क्वेश्चन छूट गए। अब उसको भी बंदे ऐसे बोले टाइम रुक गया, बताओ अब इनको कैसे बताऊँ कि लाइव मॉक में टाइम नहीं रुकता। टेक्स्ट बुक का कल मैंने मॉक टेस्ट अपलोड किया था, एक टेक्स्ट बुक का, तो उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया, बताओ अब उसको मैं कैसे समझाऊँ भाई को, अब क्या ठीक है। ठीक है, तो बाकी ये रहा हमारा। बाकी आज के मॉक टेस्ट में मैथ्स अभी तक के जो क्वेश्चन है वो इतने तो टफ लग नहीं रहे। बाकी इंग्लिश मुझे तो एक जैसी लगती है हमेशा, अगर नंबर ज़्यादा आए थे तो मैं कह सकता हूँ कि ईजी है, अगर नंबर कम आते हैं तो मैं कहता कि टफ है। बाकी एक जैसी लगती है मुझे इंग्लिश तो। रीजनिंग में एक क्वेश्चन कोई गलत हुआ है, एक हमने स्किप किया है, अब कौन सा गलत हुआ है देखना पड़ेगा। जीके जीएस में आज थोड़े क्वेश्चन भी अच्छे खासे लेवल के थे। ठीक है,
मैथ्स हमारी चल रही थी अभी। मैथ्स में अगर हम यहाँ पे 9 8 क्वेश्चन भी अगर हम देख लें 10 में से हो जाए हमारे, तो भी 6 7 8 5 लगभग 160 के अप्रॉक्स इस वाले मॉक टेस्ट में भी हमारे आने चाहिए थे। 160 के अप्रॉक्स आ जाते। अगर समझाते समझाते नहीं करता तो इतना तो टाइम मिल जाता, है ना। इस वजह से अभी मैं क्या करता हूँ, अपना जो क्वेश्चन स्किप किए हमने वो क्या होंगे, वो रिकॉर्डिंग में मैंने ले लिया। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उन क्वेश्चंस को मैंने रिकॉर्डिंग में ले लिया। अब एक एक करके जो स्किप किए थे ना, उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग। तो चलिए भाई, जो जो क्वेश्चन हमारे स्किप हो गए थे ना टाइम की वजह से, जो हम कर नहीं पाए थे, तो वो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारी हुई थी, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हुई थी, उसमें से ही जो लास्ट के क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे उनको देखेंगे अब, ठीक है, एक एक करके। बाकी इसको ये ना सोचे कि टाइम रुका हुआ है, जैसे अभी कल एक कमेंट किया था भाई ने, ठीक है, कि टाइम रुका हुआ नहीं है, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में से समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, ये वाला क्वेश्चन क्या था, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 πr²। ये इतना दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपसे, पूछा है 2 πr² की वैल्यू। 3 πr² की वैल्यू दे रखी है, ये 2 πr² की वैल्यू पूछा है, तो 1 πr² की वैल्यू निकाल लो आप। सीधा ऐसे करते हैं इसको कि अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1 πr² की वैल्यू आ गई। फिर इसको 2 से इंटू कर देता हूँ तो 2 πr² की वैल्यू आ गई। सिंपल, इसको काट दो। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 नीम 27, 2 गया 3, नीम 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27 और 3 चौक 12। अब इसका डबल कर दो। ऑप्शंस दूर दूर हैं क्या? बिल्कुल दूर दूर है, तो इसको अप्रोक्सीमेट 480 मान लो आप। 1480 मान लो इसको, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 296 के अप्रोक्स आना चाहिए आंसर। 295, 295, ये 296 हो जाएगा, है ना। ये अप्रोक्स आना चाहिए। बाकी 2 से गुणा करने में कितना ही टाइम लगेगा, पूरा कर दो आपको। 2 चौक 8, 2 नीम 18, एक 2 नीम 18 और एक 19, 9.88 आना चाहिए लास्ट में। वैसे भी यहाँ पे आ रहा है केवल, ठीक है। इस तरह से इस सवाल को आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए वीडियो रिकॉर्डिंग में से ही देख रहे हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला है। 16 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं काम को। दूसरे काम को जो पहले काम का 3 गुना है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? बहुत आसान सवाल है। आज मैथ्स के काफ़ी आसान सवाल आए हैं अभी तक तो। 16 आदमी 12 घंटे तक काम करते हैं और 8 दिन में काम पूरा कर देते हैं, तो ये टोटल काम हो गया। दूसरा काम जो इसका 3 गुना है, तो इस काम का 3 गुना काम, ठीक है, जो 8 घंटे प्रतिदिन करना है, 24 दिन तक करना है, और कितने आदमी, तो एक्स आदमी लगेंगे, तो इसको नीचे ले आओ। 8 गुना 24, तो 8 से 8 खत्म, 12 दूनी 24, 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24, तो 24 आदमी लगेंगे। 20 30 20 30 सेकंड का सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए आंकड़े का मानक विचलन इतना है। दिए गए आंकड़े कहाँ हैं? आंकड़े है ही नहीं है। मानक विचलन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको इतना। प्रसरण बताना है, यानी कि वेरिएंस बताना है आपको। तो आपको मैं कल यही चीज़ बता रहा था, देखो। मैं फिर सोचा कि क्या ही बताना है, इसको छोड़ो। देखो आज के मॉक टेस्ट में आ भी गया ये। तो जो वेरिएंस बराबर होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट के अंदर वेरिएंस। ये दो चीज़ें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। वेरिएंस आपको पूछा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। सिंपल, कुछ करना ही नहीं, तो सोचना ही नहीं था। तो 82 का स्क्वायर या तो ऐसे ऐसे कर दो आप, या फिर ऐसे कर दो। 80 + 2 दिमाग में सोच लो, कह दो A² + B² + 2AB, तो 8 चौक 32। तो 4 2 7 6, 6 7 4 2, 6 7 2 4। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। बेसिक से भी करके दिखाए तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 अट्ठे 16, 8 अट्ठे 64 और एक 65, 4 6 6 12, 7 6 7 4 2, ठीक है। 6 7 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC एक व्यवसाय में साझेदार हैं। ए ने 9 महीने के लिए 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। बी, जिसका पैसा 5 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लाभ का 5/19वां हिस्सा लेता है। सी, जिसका पैसा 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया, लाभ का 4/19वां हिस्सा लेता है। बी और सी के निवेश के बीच अंतर बताना है। हम्म, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो देख लेते हैं भाई। ABC का प्रॉफिट का रेशियो क्या है? सी को कितना मिला, बी को कितना मिल रहा है? बी को मिल रहा है 5/19 और इसको 4/19, तो टोटल अगर 19 है तो 19 में से 5 मिल रहा है बी को,
और 4 मिल रहा है किसको, सी को। और टोटल 19 से तो 5 और 4 9 इनको मिल गया, तो 10 इसको मिल रहा होगा। ठीक है। तो अब ये देखिए कि इन्होंने जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट किया है, सॉरी जिस रेशो में इनको प्रॉफिट मिल रहा है, इसी रेशो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो ए का इन्वेस्टमेंट दे रखा है 9 महीने के लिए 5,000, तो इसने टोटल 45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है ना, 5,000 रुपये 9 महीने के लिए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4500 आ गई। पूछा क्या आपसे, बी और सी के निवेश के बीच क्रमशः अंतर। तो बी और सी के बीच में कितना, 1 यूनिट का अंतर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,500 रुपये। ऑप्शन नंबर, इसमें तो भाई आंसर ही नहीं दे रखा। बी और सी के निवेश के बीच अंतर कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है। ए ने 9 महीने के लिए 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 5 × 45,000। बी और सी के निवेश के बीच का अंतर तो यही आएगा। शायद इसके ऑप्शन गलत दे रखे हैं भाई, तो आसान सा सवाल है, इसमें क्या गलत हो रहा है। बी ने पैसा 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, सी ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अच्छा, इनके मंथली इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा है क्या ये। बी ने 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, सी ने 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो एक बार ऐसे देख लेते हैं कि बी को प्रॉफिट कितना मिला, 5 यूनिट मिला। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4500 इंटू 5 यूनिट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो एक महीने में कितना इन्वेस्ट किया होगा इसने, 5 महीने में 5 यूनिट मिल रहा है। तो एक महीने में इसको 5 से डिवाइड किया तो 4500 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। सॉरी, 4500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा उसने एक महीने में। भाई 5 महीने में 5 यूनिट प्रॉफिट मिल रहा है इसको, 5 महीने के पैसा इन्वेस्ट किया इसने। मान लो 20 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो 5 बी। ठीक है, 5 महीने के लिए 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, तो इसको प्रॉफिट मिल रहा था 5 यूनिट। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट यानी कि एक महीने के लिए इसने 1 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो 5 महीने के लिए 5 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 450, 4,500 रुपये। सी ने पैसा 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था और इसको 4 यूनिट प्रॉफिट मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। यहाँ पे हम गलती कर रहे थे कि भाई 4500 रुपये है। अगर मैं इसको इंटू 4 करता हूँ तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इंटू 4 कर दिया तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया ना, जो रेशियो प्रॉफिट का वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। अब मुझे ये निकालना है कि एक महीने में कितना इसने इन्वेस्ट किया था। तो टोटल इंटू 4 कर दिया तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया, अपॉन 6 कर दिया तो एक महीने का इन्वेस्टमेंट आ गया। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 3,000 रुपये इसने इन्वेस्ट कर दिए। एक महीने में 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 4,500। तो इनके इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर कितना है, 1,500। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। समझ पाए। इसने मंथली पूछ लिया था कि मंथली जो इन्वेस्टमेंट है उसके बीच का अंतर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 महीने बाद इतने रुपए की राशि ज्ञात कीजिए, इतने रुपए पर प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। जब ऐसे सवाल दिया हो तो भाई डायरेक्ट करो, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाती है। मैं तो सीधा करूंगा इस सवाल को। 1250 का 24% प्रॉफिट मिलेगा, तो 24% कितना होता है, 4 × 24, 4 × 4 पंजे 20, तो 6/25 मिलेगा। 25 पंजे 125, 5 × 30, तो पहले साल 300 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो राशि कितनी हो जाएगी, 1,550। अगले महीने ये पहले साल का इंटरेस्ट आ गया, दूसरे साल में कितना मिलेगा, इस राशि पे मिलेगा प्रॉफिट, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो इस पे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा अब, या फिर आप ऐसे कर लो ना, चलो छोड़ो, पूरा ऐसे ही देख लो आप। 1,550 रुपये हो गए। अब इस पे भी कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 6/25 मिलेगा। तो 25 × 6 = 150, 25 दूनी 50, तो 6 दूनी 12, 6 × 6 = 36 और 1 37, तो 372 रुपये दूसरी साल मिल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, मतलब क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 1,550 रुपये थे, 372 रुपये और ऐड हो गए, तो 7×5 = 12, 5×3 = 8 और 1 9, 1,922 रुपये हो गए। ठीक है, ठीक है। अब उस पे 8 महीने का प्रॉफिट चाहिए, तीसरे साल में पूरा प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर मैं कहूँ कि तीसरे साल में इसका 6/25 मिला, पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया, बट इसको 8 महीने का ब्याज चाहिए बस। तो 12 में से 8 महीने का चाहिए, यानी 4 दूनी 8, 4×3 = 12, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4×9 = 36, 4×3 = 7, तो 7688 को 25 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 25×3 = 75, एक इधर गया 0, इधर गया 25, छिक्का 150, 25×7 = 175.307 करके कुछ ब्याज मिलेगा 8 महीने का इसमें, तीसरे साल के। आसपास हैं क्या वैल्यूज़, नहीं वैल्यूज़ थोड़ी दूर दूर हैं, तो 37 पॉइंट, इसको ऐसे मान लो कि XX है, पॉइंट XX है। ठीक है, तो ब्याज टोटल कितना मिल जाएगा, 7×2 = 9, 7×3 = 9, 9×7 = 9, 1,250 रुपये थे, इसमें 9×7 = 9 का ब्याज मिल गया, तो 9 12, 9×2 = 11 और 1 12, 2 2 2 9, 2 2 2 9। ठीक है, उसके बाद पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यहाँ पे हमने पूरा काटा नहीं, मेहनत से बचे थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर 20 दी
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? वाक्य को पूरा करना है। पार्टी बी ने डैश से सबसे अधिक सीटें जीती। पार्टी बी कहाँ है? पार्टी बी सबसे अधिक बी से है। इससे सबसे अधिक कहाँ से? उत्तर से। तो उत्तर से इसने सबसे अधिक सीटें जीती। काफ़ी इजी मैथ्स था भाई आज, काफ़ी इजी है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और 16% की हानि उठाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता तो उसे कितना लाभ या हानि होती? मान लो भाई अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है। उसने 40% की छूट दी, यानी कि 60 रुपये में जब बेचा तो 16% की हानि हुई उसे। तो ये 60 यूनिट कॉस्ट प्राइस के 16% की हानि होगी, तो ये किसके बराबर हो गई? 84% के बराबर है। भाई मैंने मार्क प्राइस पे 40% की छूट दे दी, यानी कि 60 रुपये में बेचा। अब उसको 60 रुपये में बेचने पर 16% की हानि हो रही है। समझो बात को, ठीक है। तो आप कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हो इससे। तो ये 60 रुपये जो है वो उस कॉस्ट प्राइस का 84% इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। कितना आ जाएगा? 6 कम 6 चौक 24। तो 1000/14 ही आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बट कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने ये बोला है अंकित मूल्य पर ही इसको वो करना है आपको। तो अंकित मूल्य को ही देखो पहले, अंकित मूल्य से ही कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखो ये 60 यूनिट है ना, सीपी के 84% के बराबर है। तो उसने बोला है कि अब अंकित मूल्य के 30% की छूट दो। तो अब 30% की छूट देंगे तो 70 रुपये में बेचेंगे। तो अगर 60 यूनिट 84% के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 84/60 के बराबर हो जाएगी। इतने परसेंट के बराबर हो जाएगी 1 यूनिट। मुझे कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 70 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 70 कर दो। ये कितने के बराबर है? जीरो से जीरो खत्म। 6 कम 6 6 चौक 24 14 सत्ते 98। तो 70 यूनिट यानी कि 98% की वैल्यू है वो। तो अभी तो मुझे 100% भी नहीं मिला। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होता है, तो 100% नहीं मिला, अभी भी 2% कम है, यानी कि 2% की हानि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 20 किलोग्राम चावल इतने रुपए में खरीदता है, वह परिवहन पर कुछ खर्च करता है, फिर इसे 2400 रुपये में बेच देता है। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 28 है, परिवहन पर उसके द्वारा खर्च किया गया राशि बताओ। भाई देखो 28% प्रॉफिट पे बेचा है उसने, ठीक है। तो 2400 रुपये जो है ये 128% की वैल्यू है, ठीक है। 2400 रुपये में बेचा उसने और उसको 28% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 128% की वैल्यू इंटू 100 कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस उसका आ जाएगा। निकालें कॉस्ट प्राइस। 4 तिया 12, 8 एकम 8, 8 6 48, 8 तिया 24, ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 76 सत्ते 187। तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए 1875 रुपये का पड़ा, बट वो तो 1600 रुपये में खरीद के लाया था। तो 1600 रुपये में खरीद के लाया तो परिवहन पे कुल कितना खर्चा किया होगा उसने? 16 17 18 275 रुपये का खर्चा किया होगा। तभी तो उसका कॉस्ट प्राइस 1875 का पड़ा। परिवहन का खर्चा भी तो कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा ना। तो 1600 रुपये की चीज़ 1875 रुपये की बन पड़ गई उसको, तो 275 रुपये उसने परिवहन पे खर्च किए होंगे। सिंपल। तो भाई मैथ्स तो मुझे, मैथ्स आज का बिल्कुल आसान लगा, इजी लगा। कुछ मैथ्स में था नहीं, ठीक है। इजी लगा बहुत मैथ्स तो। अगर इसके लिए हम थोड़ा सा 5 7 मिनट, वही ना, कल भी वही चीज़ हमने की थी। कल भी हमने 10 से 11 मिनट वो जीके जीएस को दे दिए आपको समझाते समझाते, इस वजह से वो लास्ट में टाइम कम पड़ गया। आज भी सेम चीज़ हमने की कि रीजनिंग में तो शायद हमने एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया कि कैलकुलेशन हो जाएगी बेफिजुल में, बाद में देखेंगे, वरना उसमें भी टाइम खराब हो सकता था हमारा, ठीक है। तो आज भी वही 12 मिनट के अप्रॉक्स हमने जीके जीएस में ले दिए, जो कि अब फिर भी देख लो आप 142 के अप्रॉक्स हमारे रहा। क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश में ठीक रहा हमारा। आज इंग्लिश में ठीक हो गया, वरना ये भी 135 के आसपास आया था। अगर इंग्लिश में 35 के आसपास होते तो 7 नंबर कम हो जाते। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग पे मैं ज़्यादातर वो रहता हूँ निर्भर, है ना। बट आज इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर रहा, 41 के आसपास रहा, तो ठीक है वो। अगर अब इसमें से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सवाल अगर हम और कर देते, 5 7 मिनट और हो जाती, बल्कि 5 मिनट के ही थे 8 सवाल, ज़्यादा नहीं था, 5 6 मिनट के थे, क्योंकि आसान आसान से थे। तो 142 और उसको डिलीट कर दो, 142 वो हो गए, और 8 दूनी 16 ही हो गए, 6 7 8 5, 158 के अप्रॉक्स इसमें आप मान के चलो, किसमें से? 200 में से, ठीक है। जो कि इसमें अच्छा है। जीके जीएस का काफ़ी टफ लेवल लगा आज मुझे, बेफिजूल के क्वेश्चन ज़्यादा थे। रीजनिंग तो इंग्लिश तो सॉरी आसानी थी, रीजनिंग भी ठीक थी, कुछ एक दो क्वेश्चन थे, नहीं तो ठीक ही थी। मैथ्स तो सबसे आसान थी आज की भाई, बहुत आसान थी आज की मैथ्स, ठीक है। चलो फिर भाई, ये था आज का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन इसका। बाकी
आपको पता है ये लाइव जो भी लास्ट में ऐसे काट के देख रहे हो, लाइव मॉक टेस्ट लगाया गया है। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस छूट गए थे उसको हमने उसका सॉल्यूशन देखा है। ठीक है, तो आप लोग पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा, तब दूसरी चीज़ें सोचना। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक हम उसका भी टेक्स्ट बुक का भी सॉल्यूशन देखेंगे। आज हमारे चैंपियन साहब आ चुके हैं, कल रक्षाबंधन है इसलिए, तो वो थोड़ा बिजी रखेंगे हमको, बट फिर भी जितना टाइम मिलेगा उतना करेंगे, है ना। तो टेक्स्ट बुक का कोशिश करेंगे शाम तक हो जाए। और उसके बाद फिर NTPC CBT 2 का सॉल्यूशन हम देखेंगे कब। मोस्ट प्रोबेबली कल 10 बजे तक आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।